हमारा देश जो लगभग 350 वर्षों तक शोषित रहा, भारत की जनता शोषण का जीवन व्यतीत किया। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी राज्य का विरोध प्रारंभ हुआ। उसके बाद अहिंसा तथा सत्याग्रह पर आधारित क्रांति हुई और इस क्रांति के फलस्वरूप भारत स्वतंत्र हुआ। सरकार का सर्वाधिक लोकप्रिय स्वरूप प्रजातंत्र का प्रारंभ देश की आजादी के साथ हुआ। इसको डेमोक्रेसी शब्द जो यूनानी भाषा के शब्द है उससे लिया गया। इसमें डेमोस तथा क्रेटास दो शब्दों को लेकर बनाया गया। डेमोस का अर्थ जनता तथा क्रेटास का अर्थ शक्ति होता है, अर्थात जनता की शक्ति। जनता तथा प्रजातंत्र ये एक दूसरे के पूरक हैं। इस शासन को जनतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। अब्राहम लिंकन ने जनतंत्र को स्पष्ट करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। स्पष्ट है कि प्रजातंत्र तथा जनतंत्र का अर्थ उस राज्य व्यवस्था से है जिसमें संगठन में जनता का अपना हाथ होता है, अर्थात राज्य सरकार को बनाने में जनता की अपनी हाथ होती है। इस संबंध में कुछ अधिक कहने से अच्छा है कि इसकी कुछ गुण को समझ ले, जिससे खुद ब खुद ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। इसके कुछ गुण इस प्रकार हैं कि पहला कि जनतंत्र में यह भी विश्वास किया जाता है कि समूह के सभी सदस्यों का समान अवसर प्राप्त होना होता है तथा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। दूसरा, चूंकि प्रजातंत्र में एक समूह के सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती है, अतः असंतोष और क्रांति की भावना कम हो जाती है। असंतोष होने पर जनता जिस व्यक्ति या जिस दल के कारण असंतोष हुआ हो उसे परिवर्तन कर सकता है या कर भी देता है। तीसरा, जनतंत्र समानता और मानवता और समाज कल्याण जैसे श्रेष्ठ सिद्धांतों पर आधारित होता है। जनतंत्र में शिक्षा के विकास की उपयुक्त सुविधा होती है। सर्वाधिक शिक्षा की योजनाएं तैयार कर नागरिकों के ज्ञान में वृद्धि एवं विकास के प्रयास किए जाते हैं। चौथा, जनतंत्र में जनता के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जनहित हेतु प्राथमिकता के आधार पर ही जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। वह चुनाव इस विश्वास के साथ की जाती है कि चुना गया प्रतिनिधि जनता की भलाई करेगा और उसकी समस्याओं का समाधान करेगा। पांचवा, जनतंत्र की व्यवस्था में प्रशासन जनता के हाथ में होती है। जो व्यक्ति या जो चुने हुए प्रतिनिधि जो समाज के हितों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, प्रशासन में उन्हें अधिक दिनों तक रहने नहीं दिया जाता है। छठा, जनतंत्र में चूंकि सभी व्यक्तियों का समान अवसर प्राप्त होते हैं, अतः नागरिकों में श्रेष्ठ गुणों का विकास होना निश्चित होता है। यह श्रेष्ठ गुण व्यक्ति के नैतिक विकास में भी सहायक होता है। जनतंत्र के अवगुण भी हैं, कुछ अवगुण भी जनतंत्र में हैं। जनतंत्र में अनेक गुणों के होने के साथ साथ कुछ अवगुण भी हैं। जनतंत्र के अवगुण के संबंध में लोग यहाँ तक कहते सुनते जाने जाते हैं कि जनता के लिए जनता को जनता के द्वारा शोषित करना ही जनतंत्र है।
ये बहुत लोगों के मुंह से सुना जाता है। जनतंत्र में कुछ प्रमुख अवगुण इस प्रकार है। पहला है अल्पमत के प्रभुत्व पाने की प्रवृत्ति। प्रत्येक प्रकार के संगठन में प्रभुत्व कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो जाती है। नाम के लिए भले ही प्रतिनिधि पद्धति हो, परंतु जनसत्ता कुछ गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में हो जाती है। ऐसे शासन को जनतंत्र कहना उपयुक्त नहीं है। प्रभुता केवल कुछ ही लोगों के हाथ में पहुंचने में निम्न दो प्रमुख कारण है। पहला, नेताओं में प्रभुत्व पाने की इच्छा। जनतंत्र में शासन अल्पमत के हाथों में रहने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण नेताओं की प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छा है। क्योंकि जनता उदासीन रहती है, अतः नेताओं को यह अवसर शीघ्र प्राप्त हो जाता है कि वह शासन अपने हाथों में संभाल ले, और एक बार सत्ता में आ जाने पर आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति आ जाती है, अहंकार की प्रवृत्ति आ जाती है, तथा अन्य प्रेरणाओं के कारण व्यक्ति या नेता प्रभुत्व जमाने का प्रयास करने लगता है। दूसरा है कि नेता की उपेक्षा और उदासीनता। सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में रहती है, इसका प्रमुख कारण जनता की शासन के प्रति उपेक्षा तथा उदासीनता है। जनता की उदासीनता का कारण कल्पना का अभाव और समाज की जटिल समस्याओं को समझ न पाना। समूह छोटा हो या बड़ा, कार्यभार नेताओं के हाथ में रहता है। ऐसे नेताओं को जब प्रभुत्व प्राप्त हो जाता है तो पदभ्रष्ट हो जाते हैं। जनतंत्र में इन्हें प्रत्येक सदस्य की ओर दल को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार होता है, परंतु जनता की उदासीनता और नेताओं की वाक्चातुर्य के कारण शासन अल्पमत के हाथों में रह जाता है। दूसरा कारण है जनता का बौद्धिक स्तर निम्न स्तर का होना, क्योंकि जनता की सोचने की क्षमता थोड़ी नीची होती है। जनतंत्र में बहुमत को महत्व दिया जाता है और राज्य शक्ति जनता के हाथों में आती है, क्योंकि जनता का अधिकांश भाग निम्न वर्ग का होता है, जिसका बौद्धिक विकास और बौद्धिक स्तर निम्न कोटि का होता है। यदि इस प्रकार के व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होगी तो निश्चित ही न वह शासन को व्यवस्थित कर पाएगा और न सभ्यता और संस्कृति के उच्च स्तर पर पहुंचा पाएगा। टर्मन ने 1000 बालकों की बुद्धि का अध्ययन बुद्धि परीक्षण के आधार पर किया। ये बालक विभिन्न वर्गों तथा व्यवसाय वाले परिवार से संबंधित थे। उसने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कैलिफोर्निया के श्रमिक का 10 वर्षीय प्रखर बुद्धि बालक यूरोप निवासी श्रमिक के पुत्र से अधिक बुद्धिमान नहीं है, भले ही शिक्षा के समस्त साधन समान क्यों न हो सके। उसने अपने अध्ययन में यह भी देखा कि निम्न वर्ग परिवार के बालकों में बुद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। टर्मन के अध्ययन तथा उनके परिणामों का आज खंडन हो चुका है। फिर भी इतना तो सत्य प्रतीत होता है कि निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोगों की बुद्धि अपेक्षाकृत कम विकसित होती है, क्योंकि बौद्धिक क्षमता का विकास पर्यावरण पर भी निर्भर करता है। साहस, नेतृत्व करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की सूझबूझ, नए ढंग से कार्य करने का उत्साह, उत्तरदायित्व संभालने की साहस,
आदि कुछ ऐसे गुण हैं जिनका विकास अधिकांश वातावरण पर निर्भर करता है। जनता के अधिकांश शक्तियों को ऐसा वातावरण सुलभ नहीं हो पाती है, नहीं मिल पाती है जिनमें यह गुण विकास नहीं हो पाता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश जनता शासन की सत्ता संभालने के योग्य नहीं हो पाती। तीसरा, चुने जाने के बाद नेताओं का परिवर्तित व्यवहार या परिवर्तन हुए व्यवहार अधिकांश जनता के उदासीन होने का कारण जनता नेता पर निर्भर हो जाती है और नेता ऐसी व्यवस्था में बदल जाता है कि वह जिस जनता के द्वारा चुने जाते हैं या चुन लिए जाने के बाद उसी जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषण करने लगता है। यदि जनतंत्रवादी व्यवस्था में तालाबंदी, हड़तालें अधिक होती है तो निश्चित ही व्यवस्था जनतंत्रवादी न होकर ऐसे ही हो जाती है जहां पर नेता प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने स्वार्थों की पूर्ति करने लगते हैं। चौथा है जनता की अज्ञानता। जनता जहां अज्ञानी होंगे उस स्थिति में प्रायः यह देखा गया है कि जनता में राजनीतिक चेतना कम मात्रा में पाई जाती है या जनता में राजनीतिक अज्ञानता पाई जाती है। जनता की इस अज्ञानता की उपलब्धि में निश्चित ही नेता लोग जनता की अज्ञानता का पूरा लाभ उठाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जनतंत्र शासन की असफलता का प्रमुख कारण जनता की अज्ञानता होती है। यदि बड़े बड़े मतदानों का सर्वेक्षण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि काफी लोग मतदान करते ही नहीं हैं। मतदान न करने का मुख्य कारण जनता की अज्ञानता और उदासीनता है। जनता अपनी अज्ञानता और उदासीनता के कारण अक्सर उन व्यक्तियों का चुनाव प्रतिनिधि के रूप में करती है जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति अपने वाक चातुर्य, झूठ या झूठा आश्वासन या प्रचार की अधिकता, सच्चे ईमानदार व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वह चुने जाने से रह जाते हैं। अर्थात जो जनता, बहुत सारी जनताएं जो होती हैं भारत की ग्रामीण क्षेत्रों के, जो उनको लगता है कि सरकार से हमें कुछ फायदा ही नहीं और कहते हैं कि कोई भी सरकार बन जाए उससे क्या है, हमको तो रोज कमाना है और रोज खाना है, हम काहे ला वोट देने जाए, क्या फायदा वोट देने से। और ये सोच के बहुत सारी जनता वोट डालने नहीं जाते। उसके बाद कुछ जनता जो सामाजिक, पड़ोसी, हित, दोष और इस तरह के दबाव में भी वोट देते हैं और उस तरह से गलत लोगों का चुनाव हो जाता है। छठा, भ्रष्टाचार और शोषण। प्रजातंत्र का एक दोष यह भी है कि इसमें भ्रष्टाचार, शोषण तथा चापलूसी से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेता जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए भ्रष्ट तरीके ही नहीं असामाजिक तरीका भी अपनाते हैं, बल्कि साधनों का दुरुपयोग भी करते हैं। यह समाज के कुछ ठेकेदारों की चापलूसी करने के लिए गलत कार्य करता है। सिद्धांतिक रूप से जनतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होते हैं, किंतु शासन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में रहता है। यह समाज के कुछ संपन्न व्यक्ति जिनके हाथों में शासन रहता है अधिकांश जनता का शोषण करते हैं और यह शासन के धन का तो दुरुपयोग करते ही हैं, साथ ही साथ सीधी साधी अधिकांश जनता की सेवा उसकी जेब और
पेट काट कर करते हैं। छठा, दोषपूर्ण दलबंदी। जनतंत्रीय प्रक्रिया में सत्ता में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, पर परिवर्तनों के कारण चुने हुए नेताओं को जनता का समय समय पर समर्थन प्राप्त करना पड़ता है। परिवर्तन स्वरूप दल बदली को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने अलग राजनीतिक सिद्धांत तथा आदर्श होते हैं। जनता की बहुत ही समस्याएं इस राजनीतिक पार्टियों के कारण निखर कर जहां एक ओर सामने आती है, तो वहां इन पार्टियों के शासन विरोधी पार्टी का विरोध करने के कारण समस्याएं बढ़ा चढ़ा कर कहे जाते हैं, जिससे जनता का लाभ होने के स्थान पर नुकसान भी हो जाता है। जनतंत्र की सफलता के लिए कुछ सुझाव भी हैं। इस सुझाव को समझते हैं। पहला, भ्रातृत्व भावना जनतंत्र का एक मुख्य आधार भारतीकृत की भावना है। जनतंत्र अथवा जनत्रीय सरकार की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि जनता में भ्रात प्रेम यानी कि भाईचारे की भावना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि भाईचारे के आधार पर ही सामूहिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास हो सकता है। यह देखा गया है कि एक समाज के लोगों में यदि राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना है, तो निश्चय ही वह राष्ट्र के लिए संघर्ष करने, स्वार्थों का बलिदान करने एवं राष्ट्र के लिए योगदान देने में तत्पर होते हैं तथा इस प्रकार जनतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाया जा सकता है। दूसरा, स्वतंत्रता। जनतंत्र के दोष मुक्त होने के लिए आवश्यक है कि जनता की स्वतंत्रता हो। समाचार पत्र तथा अन्य प्रकाशन वालों की सामग्री दलबंदी से मुक्त होनी चाहिए, बल्कि इनको स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। इस स्वतंत्रता के कारण जनता की समस्याएं मूल रूप से सामने आ सकती है। अक्सर देखा जाता है कि इसमें मीडिया, समाचार पत्रों को सरकार अपनी तरफ मुँह कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, और कुछ समाचार पत्र और कुछ मीडिया सत्ता की चाटुकारिता करने लगते हैं। समस्त जनतंत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि जनता को अपने व्यक्तित्व को एक आदर्श के रूप में विकसित करने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए, किंतु इस प्रकार की स्वतंत्रता का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जनता कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का अर्थ स्वस्थ स्वतंत्रता है। संविधान के अनुसार संविधान को मद्देनजर रखते हुए जनता स्वतंत्र हो सकती है। ऐसा नहीं कि जनता के मन में जो आए वो करना शुरू कर दे। तीसरा, शिक्षा। जनतंत्र को सफल बनाने के लिए या जनतंत्र को दोष मुक्त करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा। यहाँ पर शिक्षा का तात्पर्य यह नहीं है कि जनता को केवल साधारण पढ़े लिखे या पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाए। शिक्षा का मतलब यही लोग समझ जाते हैं कि बस पढ़ा लिखा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, खूब पैसे कमाने लगा, धन एकत्रित करने लगा। नहीं, शिक्षा का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के बारे में पूर्ण जानकारी हो, अपने राष्ट्र के रूपरेखा के बारे में पूरी जानकारी हो, अपने राष्ट्र की संविधान के बारे में पूरी जानकारी हो, अपने राष्ट्र की या अपने प्रांत की, अपने राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हो।
शिक्षा का सही अर्थ ही हुआ, जिससे प्रजातंत्र को दोष मुक्त किया जा सकता है। चौथा, अन्य सुझाव कि सफल जनतंत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि सत्यवादिता, स्थिरता, निस्वार्थता, न्यायोचित व्यवहार करने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इस प्रकार का प्रशिक्षण केवल जनता के लिए ही नहीं बल्कि अपितु जनता के प्रतिनिधियों के लिए भी आवश्यक है। इन नैतिक गुणों का जब तक उत्थान नहीं होगा, विकास नहीं होगा, इस नैतिक गुणों को जब तक जन जन तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक स्वस्थ राजनीतिक, स्वस्थ जनतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सफल जनतंत्र के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी व्यक्ति को समान सुविधाएं और उन्नति के समान अवसर दिए जाए। कुछ व्यक्तियों तथा वर्गों को अधिक महत्व देने से मनमुटाव, तनाव इत्यादि की भावना उत्पन्न हो जाती है। भाईचारा में क्लेश उत्पन्न हो जाता है, भाईचारा समाप्त होने लगता है। ऐसी स्थिति में जनतंत्र को दोष उत्पन्न हो जाता है, फलतः जनतंत्र को खराबी उत्पन्न हो जाती है। सफल जनतंत्र के लिए खाना, कपड़ा और मकान की व्यवस्था भी आवश्यक है। किसी भी देश की भूखी नंगी जनता को किसी भी प्रकार की नैतिक तथा शासन व्यवस्था सिखाना कठिन ही नहीं, नामुमकिन है। अतः व्यक्तियों की इन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति सफलतापूर्वक होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, विदा दे अपने मित्र अविनाश आर्यन को। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक, निर्धनता का अर्थ एवं परिभाषा को लेकर। निर्धनता है क्या? भारत में निर्धनता के प्रमुख कौन कौन से कारण हैं? तब तक के लिए विदा दे अपने मित्र को।